मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 2 है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई, उसका एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो कि है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस लेक्चर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैं ऑलरेडी सेल क्या होता है, उनके अलग अलग तरीके कैसे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन और वेरी फ्यू सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक सेल से या बहुत ही कम नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। तो ये किस लेवल में गए? ये गए सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और जैसे हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो बहुत सारे सेल्स से बने हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा हुआ? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, They are so small that they cannot be seen with the naked eye। और क्योंकि ये बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, या तो एक सिंगल सेल है या तो बहुत कम नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं, इसलिए उनको जो है नेकेड आई से देखना बहुत ही मुश्किल होता है। These are called माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ये जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है वेरी स्मॉल। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनका नाम क्यों दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि इनके पास सेल का नंबर इतना कम है, इनका काउंट इतना कम है कि हम इनको जो है नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स, लिविंग बीइंग्स, वो जो कि बहुत स्मॉल हैं हमारी नेकेड आई से देखने के लिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ऐसे लिविंग बीइंग्स दोज आर टू स्मॉल टू सी विद नेकेड आई। माइक्रो का मतलब मैंने क्या बताया अभी? वेरी स्मॉल। ठीक है, तो समझ आ गया कि ये जो वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका क्या मतलब होता है, ये हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूनिसेल्युलर बोलेंगे। क्या मतलब है कहने का? जैसे हमारा बैक्टीरिया हुआ या फिर अमीबा हुआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स, ऐसे जो कि बहुत पुराने, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट ऐसे थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तो वो प्रिमिटिव एनिमल्स जो हैं वो प्रोटोजोआ हैं। इनके पास अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो हमारा प्रोटोजोआ है वो उसके पास अपना रियल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का एक टाइप है क्या? हमारा अमीबा। दूसरा हमारा अगर प्रोटोजोआ के बारे में बात करें तो पैरामीशियम भी इसी में आता है। तो अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, या फिर हमने एक और बात करी बैक्टीरिया की, तो ये सारे क्या हैं? एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, मतलब कि यूनिसेल्युलर हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल से बना हुआ, एक ही सेल है जिससे पूरी जो काम है सारा का सारा उसी सेल में हो रहा है। उसी सेल में जो है अपना खाना भी बन रहा है, उसी सेल में एक्सक्रीशन भी हो रहा है, उसी सेल से रेस्पिरेशन भी हो रहा है, सारी चीज़ें जो है एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है। वेयरएज मल्टी सेल्यूलर कौन होते हैं? मल्टी सेल्यूलर जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स ने टिश्यूज़ बनाए, टिश्यू ने अलग अलग ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन सिस्टम बने, फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो हमारे पास हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं। तो हम कैसे हुए? मल्टी सेल्यूलर। बैक्टीरिया हो गए, हमारे प्रोटोजोआ हो गए जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये कैसे हो गए? ये हो गए यूनिसेल्युलर। Others like some fungi and algae have many cells, तो हमने उनको क्या बोला? मल्टी सेल्यूलर। कुछ और ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कुछ फंजाई या फिर एल्गे, ये कैसे हैं? ये मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? इनको मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में मैंने ह्यूमंस का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन हम तो नेकेड आई से आप ह्यूमंस को देख सकते हैं, लेकिन ये जो हमारी फंजाई हैं, जो एल्गे हैं, इनको भी आप जो है इनके सेल को आप ऐसे तो देखेंगे, फंगस कहीं किसी फ्रूट वगैरह पे लग गई है तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप इनके जो सेल्स हैं अगर आपको उनको देखना है तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा। तो
ये भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही कैटेगरी में आते हैं। तो हमने 2 यूनिसेल्युलर जो कि बैक्टीरिया और अमीबा हैं और 2 मल्टीसेल्युलर एग्जाम्पल्स देखे जो कि फंजाई और एल्गे हैं। ठीक है, ये हमने 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम पढ़ लिए। अब दे आर फाउंड इन ऑल अराउंड अस, इन वाटर, सॉइल, एयर एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, जैसे कि गट। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर जगह पाए जाते हैं। आप इनको पानी में देख सकते हैं, सॉइल में, एयर में, हमारी बॉडी के अंदर भी। हमने जब 7th स्टैंडर्ड में हम डाइजेशन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे गट में भी पाए जाते हैं। वहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें भी ये हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कभी लैक्टोबैसिलाई या फिर ई कोलाई नाम के जो हैं बैक्टीरिया वहाँ पर पाए जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। बट What do their cells look like? तो लेकिन आखिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स कैसे दिखते हैं? Are they like the plant and animal cell we just learnt about, or are they different? तो जैसे हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अलग अलग जो शेप और स्ट्रक्चर्स थे हमारे प्लांट और एनिमल सेल के, क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल्स भी वैसे ही होते हैं या फिर ये अलग होते हैं? आइए पता लगाते हैं। To observe the cell of microorganism, again we need a microscope which magnifies the size and makes them visible to us। तो ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि इनके पास सेल काउंट बहुत कम है, कुछ तो यूनिसेल्युलर हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे फिर वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए विजिबल हो जाएंगे। साइंटिस्ट्स हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ लो कॉस्ट एंड फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप, या फिर फोल्ड स्कोप। तो साइंटिस्ट ने क्या करा है, एक और नई चीज़ डिस्कवर करी है, एक और नई चीज़ बनाई है जिसको हम फोल्ड स्कोप बोलते हैं। ये पेपर का बना होता है, और ये जो फोल्ड स्कोप है ये लो कॉस्ट का होता है, फोल्डेबल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, इसका फोल्डेबल माइक्रोस्कोप है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोल्ड स्कोप बोलते हैं। लेकिन जितनी अच्छी विजिबिलिटी आपको माइक्रोस्कोप में मिलेगी उतनी अच्छी विजिबिलिटी जो है आपको फोल्ड स्कोप में नहीं मिलती है। लेकिन ये फिर भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, फोल्ड स्कोप may not provide the same level of details like high powered lab microscopes। फोल्ड स्कोप जो है हो सकता है वो उतनी डिटेल में जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाए जितना कि हाई पावर्ड लैब वाले जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं वो दिखाते हैं। However, These make microscopic world accessible to many people। लेकिन फिर भी फोल्ड स्कोप्स जो होते हैं वो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो वर्ल्ड है, जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं दिखा पाते हैं, वो विजिबल कराते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो आपके पास माइक्रोस्कोप के बाद एक और क्या ऑप्शन आजकल आ गया है, वो है फोल्ड स्कोप का। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। Let us now take a closer look at fascinating world of microscopes। तो आइए माइक्रोब्स, तो आइए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि आखिर माइक्रोब्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमको पॉन्ड वाटर लेना है या फिर ऐसी जगह का पानी लेना जो बहुत दिनों से एक ही जगह पे रुका हुआ है। बहती नदी का पानी नहीं, जैसे किसी पॉन्ड वगैरह का हमको पानी ले लेना है, और अपनी टीचर वगैरह की या फिर किसी बड़े की हेल्प से आप जो है लीजिएगा बहुत ही केयरफुली। उसके बाद एक ड्रॉपर की हेल्प से आपको एक ड्रॉप है जो उस पॉन्ड वाटर का, उसको कहाँ पर रखना है? अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, या फिर जो आपकी फोल्ड स्कोप की स्लाइड है या फिर माइक्रोस्कोप की जो वो रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट स्लाइड आती है उसके ऊपर बस एक बूंद पॉन्ड वाटर या फिर स्टैग्नेंट वाटर को रख दीजिए। Put a cover slip and observe it under the microscope या फिर फोल्ड स्कोप। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने वो एक ड्रॉप वाटर डाला है स्लाइड पे, उसके ऊपर कवर स्लिप डाल दीजिए। और कवर स्लिप हम कैसे डालते हैं? ऐसे रखते हैं केयरफुली कि वहाँ पर बबल नहीं आए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने उसको कवर कर दिया। अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पर? माइक्रोस्कोप के नीचे।
ऑब्जर्व द टाइनी ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द पॉन्ड और स्टैग्नेंट वाटर। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे टाइनी अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले उस पॉन्ड वाटर में। वहाँ से आपको दिखेगा कि हमको वो जो पॉन्ड वाटर जिसमें हमको नेकेड आई से ऑर्गेनिजम्स नहीं दिख रहे थे, माइक्रोस्कोप के अंदर एक तरीके के नहीं बहुत सारे तरीके के आपको जो है ऑर्गेनिजम्स उसमें मूव करते हुए क्लियरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, सॉइल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, Take a beaker and collect some moist soil in it from a nearby field or garden। तो हमको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसमें हमको आसपास की ऐसी मिट्टी जो गीली मिट्टी हो, जहाँ पे मॉइस्चर हो, वैसा वाला सॉइल हमको कलेक्ट करना है। अब आप जो है डायरेक्ट हैंड से मत कलेक्ट करिएगा, कोई स्पैचुला या स्पून वगैरह से आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हम सॉइल ले आए हैं उसमें हम क्या करेंगे, उस बीकर में पानी डालेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से स्टर करेंगे एक ग्लास रॉड की हेल्प से। एक ग्लास रॉड की हेल्प से हमने वो जो मिट्टी वाला हमारा जो बीकर था उसमें हमने पानी डाला और अच्छे से क्या करा, अच्छे से उसको स्टर कर लिया। द लिक्विड विच में लुक डर्टी हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड इज कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन। तो अब जो लिक्विड बना है, वो मिट्टी जो हम लाए थे थोड़ी सी, उसमें हमने पानी डाला, अच्छे से स्टर करा। अब जो लिक्विड बना है वो कैसा है, वो बहुत ही जो है फाइन पार्टिकल्स हैं उसमें सॉइल के, और वो पूरे में मिक्स्ड हैं। तो इस जो लिक्विड है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सॉइल सस्पेंशन कहेंगे। वो सॉइल और वाटर का मिक्सचर क्या कहलाएगा, सॉइल सस्पेंशन कहलाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे और जो उसमें मिक्सचर है उसको सेटल होने देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, अपने इस मिक्सचर को, अपने सॉइल सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। एक ड्रॉपर की हेल्प से जो है, एक ड्रॉप जो है ऊपर की ही लेयर से, बिल्कुल जो ऊपर का पानी है, नीचे जो मिट्टी है हैवी, वो क्या होगी, जो पार्टिकल्स बड़े हैं वो तो सेटल हो जाएंगे। ऊपर जो पानी का लेयर है वहाँ ऊपर से एक ड्रॉप ऑफ पानी अपने ड्रॉपर में ले लेंगे और उसको जो है हम स्लाइड पे, जो माइक्रोस्कोप की स्लाइड होती है उसके ऊपर वो पानी का ड्रॉप डाल देंगे। उसको फिर कवर स्लिप से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, और इसको फिर हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे। तो हमने सॉइल सस्पेंशन से वाटर लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो you will observe small moving organisms similar to those you saw in activity 2.4। तो जैसा आपने 2.4 में देखा था, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स आपको मूव करते हुए दिख रहे थे, वैसे ही आप सॉइल सस्पेंशन में भी अलग अलग टाइनी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाएंगे। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि सॉइल सस्पेंशन जो है उसमें भी वैरायटी ऑफ टाइनी क्रीचर्स हैं जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, the tiny creatures that cannot be seen with the naked eye are called microorganisms। micro means very small, organisms means living being। organisms का मतलब living being, micro का मतलब very small। तो microorganisms क्या हैं, वो बहुत ही छोटे living organisms हैं जो कि आप अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं। इन्हीं को हम microbes भी कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स बोलते हैं। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और एक्टिविटी करते हैं। तो जो हमने अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटी 2.4 और 2.5। तो अभी जो हमने दो स्लाइड के नीचे देखा है, एक पॉन्ड वाटर को और किसको, एक अपने सॉइल सस्पेंशन को, उसको देखा है। उन्होंने, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था क्लास 8 का, उन्होंने ये परफॉर्म करा। दे ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी लाइब्रेरी से भी और कहाँ से, इंटरनेट से भी। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन्ड ऑब्जर्विंग
in table 2.1 and data obtained after observing soil suspension in table 2.2। तो उन्होंने जो अभी आपको टेबल 2.1 आगे मिलेगी उसमें वो डेटा भरा जो उन्हें पॉन्ड वाटर से चीज़ें मिली थी वहाँ पर देखकर, और फिर जो उनको सॉइल सस्पेंशन से मिली थी चीज़ें वो उन्होंने टेबल 2.2 में भर दिया। दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो उन्होंने कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे इसके पहले के दोनों में ही, जब हमने पॉन्ड वाटर देखा, जब हमने सॉइल सस्पेंशन देखा, तो उनको कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले। उन्होंने जब लाइब्रेरी और इंटरनेट की हेल्प ली तो उनको ये पता चला कि उन्होंने प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई और बैक्टीरिया देखा था। 4 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से? प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई और बैक्टीरिया। ठीक है, You can record if you find any of these categories of organisms। ठीक है, अगर आपको भी कुछ मिलता है तो आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। ये है हमारा टेबल 2.1। तो हमको क्या क्या मिला था, हमको जो है पॉन्ड वाटर में क्या क्या मिला, आइए हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो पॉन्ड वाटर में हमको प्रोटोजोआ मिले थे। ठीक है, प्रोटोजोआ मिले थे, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई और बैक्टीरिया, 4 चीज़ें मिली थी हमको पॉन्ड वाटर और सॉइल सस्पेंशन मिलाकर। तो पॉन्ड वाटर में आइए देखते हैं कि करके कि क्या क्या मिला। सबसे पहले प्रोटोजोआ देख लेते हैं। तो प्रोटोजोआ का पहला एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अमीबा क्या था? मैंने बताया था एक सेल से बना है, सिंगल सेल से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वन ऑफ द फर्स्टली नोन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो हैं वो अमीबा एक उनका एग्जाम्पल है। और अमीबा कैसा है? अमीबा जो है सिंगल सेल है, मतलब कि यूनिसेल्युलर है। ठीक है, यूनिसेल्युलर है, ये मूव करता है। इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है। आपको अगर अमीबा का डायग्राम बनाना है तो वो किसी भी शेप का आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, आप कोई भी नॉर्मल शेप बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो अमीबा को आप स्ट्रक्चर है, तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, और ये मूव करता है। और ये कैसे मूव करता है? इनके पास जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है सूडोपोडिया। ठीक है, इसी सूडोपोडिया से जो हमारा अमीबा है वो मूव करता है, और जो अमीबा मूव कर रहा है सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। सूडोपोडिया ही जो फूड है उसको ट्रैप करने में भी हेल्प करता है। तो अमीबा के बारे में हमने जान लिया, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, अमीबा यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल का बना हुआ है, इर्रेगुलर शेप का होता है, और मूव किसकी हेल्प से करता है? सूडोपोडिया की हेल्प से। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये हमने जान लिया अमीबा के बारे में। अब एक और प्रोटोजोआ जो हमको देखने को मिला होगा उसका नाम है पैरामीशियम। ठीक है, क्या नाम है? पैरामीशियम। अब पैरामीशियम का ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये भी सिंगल सेल है, मतलब कि ये भी यूनिसेल्युलर हैं। ठीक है, ये भी यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है। 2 एग्जाम्पल्स हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के देख लिए अभी तक। कौन सा? पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम, तीसरा मैंने आपको बैक्टीरिया भी बताया था, वो अभी हम आगे देख लेंगे। तो ये भी सिंगल है, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करता है, और किस चीज़ की हेल्प से? सीलिया की हेल्प से। यहाँ पे लिखा है कि स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर हैं उनकी वजह से मूव कर रहा है। आप देखेंगे तो ये कैसा है, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये क्या हैं? ये सीलिया हैं, और ये सीलिया ही किस में हेल्प करते हैं? इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ किसके? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जिनका नाम है सीलिया। तो अमीबा किससे हेल्प मूव कर रहा था? सूडोपोडिया से। पैरामीशियम किसकी हेल्प से मूव करता है? पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से मूव करता है। ये भी यूनिसेल्युलर है। ठीक है, और ये भी जो है हमारा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्गे पे। अब जो एल्गे होते हैं ये भी सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, एल्गे क्या है? ये भी सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेल्युलर हैं।
लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। अब ये किस कलर के दिखते हैं, ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। एल्गी जो है आपको वाटर, पॉन्ड वाटर वगैरह में मिल जाएंगे, पॉन्ड वाटर में ये आपको मिलेंगे, ये ग्रीन कलर के दिखते हैं। और ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये अपना फूड भी खुद बनाते होंगे। तो अगर आप एल्गी की बात करें तो ये जो है अपना फूड भी खुद से बनाते हैं। मूवमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो आपको दिख रहे हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, इनकी वजह से ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी से इनका जो है मूवमेंट होता है। इनको फ्लैजिला बोलते हैं। तो जो एल्गे हैं वो भी यूनिसेल्युलर है, वो ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि इनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनका भी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उससे मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हमने ये तीन चीज़ें देख ली हैं। किस में, हमने वो तीन चीज़ें देखी पॉन्ड वाटर में। क्या क्या मिला हमको, अमीबा मिला, हमको मिला पैरामीशियम और हमको एल्गे मिला। अब दूसरी चीज़ क्या थी, सॉइल सस्पेंशन। आइए हम जो हमारा टेबल 2.2 है उसको देख लेते हैं कि आखिर सॉइल सस्पेंशन में हमको क्या क्या देखने को मिला था। तो सॉइल सस्पेंशन में सबसे पहला फंजाई, एक और फंजाई, फिर एल्गी और बैक्टीरिया देखने को मिला था। ठीक है, और वहाँ पर क्या क्या देखने को मिला था, वहाँ पर अमीबा और पैरामीशियम और एल्गे देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तरीके के फंजाई, यहाँ पर भी एल्गे देखने को मिलेगा और बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आप अगर बात करें किसकी, ब्रेड मोल्ड की या फिर फंजाई की, फंजाई का एक जो ब्रेड मोल्ड है उस पे जो फंजाई पाई जाती है वो कैसी होती है, ब्रांच्ड फिलामेंट हाइफी विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। आप देखेंगे तो ब्रांच के जैसे, ये देखिए ये पतले पतले ब्रांचेस हैं और इनके ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इन्हीं सैक के अंदर इनके जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह स्पोर निकल के पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे ये जमने लगते हैं। तो ऐसे ये मूव करते हैं, ये जो है फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जो हमारे जानने की चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि ये जो ब्रांच्ड फिलामेंट हैं ये प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनका नाम है हाइफे। ठीक है, अब इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। आप जब भी फंजाई की बात करें, चाहे ब्रेड मोल्ड वाले फंजाई के चाहे नॉर्मल किसी भी फंजाई की बात करें आप, तो इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है इनके पास और सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर आप देखेंगे तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किसमें, हमारे ब्रेड मोल्ड में। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, फंजाई के, मोल्ड फंजाई। कहीं और भी अगर मोल्ड लगा हुआ है, फंजाई है तो वो कैसा है, ब्रश, इसमें जो है आपको ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया फंजाई में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपको देखेंगे ब्रांचेस, ब्रांच जैसी फिलामेंट देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, वो जो ब्रांच जैसी फिलामेंट है उनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, जब ये सैक जो है वो फटेगा, जब ये ब्रांच जैसी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होंगी, वो डिस्पर्स करेंगी अपने अंदर के स्पोर्स को, तो ये फंगस जो है वो फैलेगी, ये जो फंजाई है वो फैलेगी। ठीक है, तो ब्रांच्ड फिलामेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल नहीं देखने को मिलेगा और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सैक लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर किस में देखा हमने फंजाई में देखा। अब तीसरी चीज़ क्या देखी, एल्गे। वहाँ पर भी एल्गे देखे थे, यहाँ पर भी एल्गे। यहाँ पर आपको स्फेरिकल और देखने को मिलेंगे क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर जो इनके पास अपना फूड खुद बनाने की कैपेसिटी है। ठीक है, आ गई बात समझ में। आइए अब बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था सिंगल सेल के होते हैं। बैक्टीरिया अलग अलग शेप के हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है शेप बना हुआ है। तो बैक्टीरिया जो है स्फेरिकल हो सकते हैं। स्फेरिकल है तो हम इनको क्या बोलेंगे, कोकाई। क्या बोलेंगे, कोकाई, इनको हम कोकाई बोलेंगे। अगर आपका कॉमा शेप्ड है तो हम इनको विब्रियो बोलेंगे। अगर आपका स्पाइरल शेप्ड है तो स्पाइरिलिनम बोलेंगे। अगर आपका रॉड शेप्ड है या फिर इनके पास जो हैं आप देखेंगे
वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। यही जो इनके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये अगेन आपको याद था कि यहाँ पर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है हमारे एल्गी को मूव करने में। यहाँ पे इनको भी जो है मूव करने में हेल्प करते हैं ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं वो। ठीक है, तो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, आपके कोकाय होते हैं, आपके जो है विब्रियो को विब्रियो शेप लिख देते हैं हम। ठीक है, स्पाइरल शेप के अगर हैं तो स्पाइरलिनम शेप्ड हैं, अगर रॉड शेप्ड हैं तो आपके ये बैसिलाए हैं। ठीक है, क्या है? बैसिलाए, इनको हम बैसिलाए बोलते हैं। ठीक है, तो इनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनसे ये मूव करते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? बैक्टीरिया हमारे बहुत अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब दे आर एवरीवेयर एंड वी ओनली सी देम विद अ माइक्रोस्कोप। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हम इनको सिर्फ जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि 100 से 400 टाइम्स तक के मैग्नीफाई कर देती है चीज़ों को। कोई चीज़ बहुत छोटी है तो उसको हम वो 100 से 400 गुना बड़ा करके हमको दिखाने की कैपेसिटी रखती है। ठीक है, दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉल इन साइज दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भले ही जो हैं स्मॉल साइज के हैं लेकिन वो हमारी लाइफ में जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आज हम जान लेते हैं वायरसेस के बारे में। ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन वो एसेल्युलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी तक जहाँ जो भी बात करी, सेल्स की बात करी कि चीज़ें जो हैं एक सेल की बनी हैं, यूनिसेल्युलर हैं, अलग अलग बहुत सारे सेल्स की बनी है, मल्टी सेल्युलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो वायरसेस है वो एसेल्युलर है, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेल का बना हुआ नहीं है। जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। जो सेल्स होते हैं उनके अंदर डीएनए, आरएनए कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है और बस प्रोटीन की कोटिंग होती है इनके ऊपर, ऐसे ही ये होते हैं। तो नॉर्मल जैसे सेल्स के बारे में हमने पढ़ा है वैसा इनका स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एसेल्युलर बोलते हैं। ठीक है, वायरसेस मल्टीप्लाई व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल। अब जब तक वायरस बाहर है तब तक जो है ये नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर ये डिवाइड होना चालू करते हैं। तो ये लिविंग कंडीशन को परफॉर्म कब करते हैं? ये अपने आप को लिविंग तरीके से कब रखते हैं? जब इनको कोई होस्ट मिलता है, मतलब कि जब ये किसी के अंदर पहुंचे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचे, वहां पर ये तब क्या करते हैं? डिवाइड करने लगते हैं अपने आप को। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड में कॉज डिजीजेस। तो ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को, इवन बैक्टीरिया तक को ये अफेक्ट कर सकते हैं अगर ये उनकी बॉडी में पहुंच गए, और अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस, डिजीजेस वगैरह कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कॉज होने वाले बहुत कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अगर कोल्ड हो रहा है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया जो हैं अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। तो बैक्टीरिया भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन ये जो हैं एसेल्युलर होते हैं, ये जो है नॉर्मल सेल्स के जैसे नहीं दिखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने देख लिया कि अलग अलग जो हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल्स देख लिए, उनका देख लिया कि कैसा शेप है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पर। साथ ही साथ आपको ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।